बहाव के रास्ते में बाधाएं आती हैं तो क्या होता है? स्विस रिसर्चर आंद्रेयास रूबिन पानी के साथ यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। पानी में बहते सफेद कणों पर पड़ने वाले प्रकाश के परावर्तन से उनके बहाव को आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ धारा के प्रवाह में कोई बाधा नहीं है, लेकिन फिर ये कण इमारत से टकराते हैं। आप देख सकते हैं कि इससे भंवर पैदा होती है। ये इमारत के ऊपर धारा का प्रवाह है, इसके नीचे भंवर का इलाका है। ठीक यही होता है जब हवा का प्रवाह इमारत से टकराता है। ये तो सिर्फ एक इमारत है, शहर में तो बहुत सी इमारतें होती हैं और फिर वहाँ अलग अलग तरह के प्रवाह होते हैं। तो ठंडी हवा का प्रवाह इमारत के ऊपर या उसके आसपास कैसे होता है? रूबिन इसे भी दिखाते हैं। लेकिन जब उसके रास्ते में बाधा आती है तो क्या होता है? जब हवा इमारत से टकराती है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हवा के प्रवाह को रोकने में अहम भूमिका अदा करती हैं। इमारत जितनी लंबी होगी, हवा का प्रवाह उतना ही बाधित होगा। अगर मैं एक बाधा के पीछे दूसरी बाधा भी खड़ी कर दूं, तो उनके बीच के हिस्से में हवा का प्रवाह बहुत कम हो जाता है। अगर हवा सामने से आ रही है तो वो इमारतों के ऊपर से गुजर जाएगी। उनके बीच के हिस्से में ठीक से हवा पहुंचेगी ही नहीं। लेकिन आप इस प्रभाव को घटा सकते हैं। इसके लिए इमारत के संकरे हिस्से को हवा की तरफ रखना होगा। इससे उस सतह का क्षेत्रफल घटेगा जिससे हवा टकराती है। इससे हवा इमारत के पास से होकर गुजरेगी। इसका मतलब है कि इमारतों को बनाते समय उनके बीच फासले, उनके क्रम पर ध्यान देना होगा। जैसे कि ये इमारतें पहाड़ी से आने वाली हवा को रोक रही हैं, लेकिन उन्हें 90 डिग्री के कोण पर घुमा दें तो उनके बीच से हवा अच्छी तरह गुजरेगी। शहर में ऊंची इमारतें भी हवा के प्रवाह को बेहतर कर सकती हैं। अगर मैं एक ऊंची इमारत को छोटी इमारत के पीछे खड़ा करूं, तो छोटी इमारत के ऊपर से हवा गुजरेगी और बड़ी इमारत से टकराकर नीचे तक पहुंचेगी। इस तरह आप शहर में इमारतों को ठीक जगह पर खड़ा करें तो हवा के प्रवाह को बेहतर बना सकते हैं। अगर बड़ी इमारत छोटी इमारत के आगे खड़ी कर दें तो ठंडी हवा का प्रवाह रुक जाएगा, लेकिन अगर उनके बीच पर्याप्त दूरी हो तो छोटी इमारत तक भी भरपूर हवा पहुंचेगी।